नमस्कार, हमारी खास पेशकश वकील आपका पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। हमारे साथ मौजूद है सीनियर एडवोकेट धर्मेंद्र सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद। नमस्कार। और हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट शिवानी गुप्ता। शिवानी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। और सर, मेरा सवाल आपसे रहेगा, जिस तरीके से जो जमीन जायदाद के जो मामले होते हैं उनका निस्तारण करने के लिए क्या कार्रवाई होती है, किस तरीके से उसके निस्तारण किए जाते हैं, और सबसे जरूरी ये बात है कि जो देरी होती है निस्तारण में वो क्यों होती है? देखिए, जो सिविल नेचर के केसेस हैं वो सीपीसी 1908 के अंतर्गत विरचित होती है, यानी उनका जो ट्रायल होता है सिविल कोर्ट में वो सीपीसी सिविल प्रक्रिया संहिता, जो हमारी दीवानी प्रक्रिया संहिता है उसके अंतर्गत जो प्रोसेस है कोर्ट का उसके अंतर्गत होती हैं। कोर्ट में जो जानकारी है एडवोकेट्स को, उस जानकारी के अकॉर्डिंग एडवोकेट कोर्ट के प्रोसेस को जल्दी से जल्दी खत्म कराना चाहते हैं। लेकिन जो सीपीसी के प्रोविजंस हैं, अगर हम वाद योजित करने की बात करते हैं तो सेक्शन 26, 27 में समनिंग और 33 में डिक्री या जजमेंट, ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस में जो स्टेप हैं वो स्टेप कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाते हैं कि दीवानी प्रकृति के मामले में एक पक्ष चाहता है कि जो उसका वाद है उसका निस्तारण शीघ्रातिशीघ्र हो, और दूसरा पक्ष चाहता है कि निस्तारण में विलंबता हो। विलंबता होने से उसका अपने उद्देश्य की पूर्ति होती है। लेकिन यदि अवेयरनेस है, यदि गहन जानकारी एडवोकेट को है और उसके साथ साथ जो उनका मुवक्किल है उसको भी, हमारे के न्यूज़ इंडिया के जो हम प्रोग्राम करते हैं वकील आपका, इसके माध्यम से हम हर संडे को अपने दर्शकों को कानून के जो बारीकियां हैं, कानून के जो बृहद ज्ञान है उनके से अवगत कराते हैं। इसी प्रक्रिया में आपका क्वेश्चन बहुत ही जायज़ है कि जमीन जायदाद के मामलों में जो कोर्ट का विचारण है वो विलंबित होता है। अगर मुवक्किल प्रोसेस को जानता है तो वो अपने एडवोकेट को इस बारे में बता सकता है। हम अगर ऑर्डर 1 की बात करते हैं तो ऑर्डर 1 में जो केस में पार्टीज होती हैं, यानी जो पक्षकार होते हैं, वादी और प्रतिवादी, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, उनको किस तरीके से योजित किया जाएगा, उनको कैसे संयोजित किया जाएगा, यानी पार्टी के रूप में कैसे उसमें वो इम्प्लीड होंगे, ऑर्डर 1 में इसकी परिभाषित किया गया है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं अगर, तो कैसे आपका जो वाद तैयार किया गया उस वाद में वाद के लिए वाद का कारण, वाद के कारण के साथ साथ आपके जो इरिपेरेबल लॉस हैं, यानी जो आपके अपूर्णीय क्षति हैं, जो आपके क्षेत्राधिकार हैं, इन सब बिंदुओं को बहुत ही बारीकी से वाद के तैयारी करते समय ध्यान देना चाहिए और उसको वर्णित करना चाहिए। साथ ही साथ इसमें हम ऑर्डर 9 की बात करते हैं तो यदि डिफेंडेंट कोर्ट में अपियर नहीं होता है या प्लेंटिफ कोर्ट में अपियर नहीं होता है तो कोर्ट के पास ये स्वाविवेक है कि वाद को निस्तारित कर सकते हैं, यानी उसको निरस्त कर सकते हैं। फिर उसके रेस्टोरेशन की प्रक्रिया है रूल्स में। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं ऑर्डर 13 में, ऑर्डर 15 में, और लास्ट में ऑर्डर 20 की बात करते हैं जिसमें डिक्री और ऑर्डर की कोर्ट द्वारा आदेशित किया जाता है। तो निश्चित रूप से ऑर्डर 1 से लेकर ऑर्डर 20 तक के जो प्रोसेस हैं उन प्रोसेस को जानने से जो दीवानी प्रकृति का मामला है उसका निस्तारण शीघ्रातिशीघ्र किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर हम बताना चाहेंगे, जो ऑर्डर 17 में स्थगन लेने का प्रयास करते हैं एडवोकेट, उसमें अभी अमेंडमेंट हुआ सीपीसी में 2002 में, 2016 में। उस अमेंडमेंट में ऑर्डर 5 में अमेंडमेंट करते हुए गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स को ऐड किया। इसी प्रकार ऑर्डर जो सेक्शन 100 है उसमें अमेंडमेंट किया गया। रिवीजन अपील, यानी जो रिव्यू और रिवीजन का ऑर्डर सेक्शन 113, 114 में प्रोसेस था, उसको भी कोर्ट ने रिव्यू और रिवीजन को बहुत ही सेंट्रलाइज कर दिया, यानी उसकी लिमिटेशंस फिक्स कर दी कि कोर्ट को अकॉर्डिंग टू सीपीसी कैसे मामलात को जल्दी से जल्दी निपटाना है। अगर सीपीसी के प्रोविजंस का प्रॉपरली फॉलोअप किया जाए, यानी उसको अगर हम गहनता से अध्ययन करने के बाद कोर्ट के समक्ष अपनी बात को रखें, अपने साक्ष्य को रखें, साक्ष्य का जो प्रतिपरीक्षा है उसको कराएं, और प्रतिपरीक्षा के बाद जो जजमेंट है उस जजमेंट की डिक्री की अपील, जो अपील होती है उस अपील में कैसे अपील कम समय में डिसाइड हो, कैसे रिवीजन कम समय में डिसाइड हो, इस प्रोसेस को अगर एडवोकेट और जो उनके क्लाइंट हैं वो प्रॉपरली करते हैं तो सिविल केसेस के जो निस्तारण की प्रक्रिया है वो बहुत सूक्ष्म हो जाती है और जो दीवानी प्रकृति का मामला है वो जल्दी से जल्दी निपटाया जा सकता है। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है और राजेश है हल्द्वानी से। राजेश जी, सवाल पूछिए अपना।
हाँ जी मैम, ऐसा है, मेरे भतीजे ने मेरी रजिस्ट्री अपने लोन में मॉर्गेज की हुई है और वो खाता एनपीए हो गया है, वो पैसा जमा नहीं कर रहे हैं। अब तो मैं इसके लिए मेरी कैसे मदद हो सकती है उसमें? देखिए, कोई लोन यदि बैंक से लिया गया है और उसमें आपने या लोन लिया है या आप गारंटर हैं, गारंटर के तौर पे भी आपने अगर अपनी प्रॉपर्टी की, इमूवेबल प्रॉपर्टी की कोई भी डॉक्यूमेंट को प्लस किया है बैंक में, तो लोन लेने वाला व्यक्ति यदि लोन को अदा नहीं करता है तो जो सरफेसी एक्ट के प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग गारंटर से भी वसूली की कार्रवाई बैंक द्वारा की जा सकती है। आपका जो डॉक्यूमेंट बैंक में प्लस है, या तो जिसने लोन लिया है उस व्यक्ति से उस लोन की अदायगी आप करा दीजिए, या उसका जो भी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको बैंक से अटैच करवा दीजिए। आपके पास अपने आप को बचाने का सीपीसी के माध्यम से, यानी सिविल प्रोसीजर कोड के माध्यम से भी वाद प्रस्तुत करते हुए रिलीफ लेने का एक प्रोसेस है। लेकिन सरफेसी एक्ट में स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं, सेक्शन 12 की बात करें, 13 की बात करें, 14 की बात करें, तो बैंक को ये राइट है कि वो जो लोन लेने वाला व्यक्ति है उससे अपनी रिकवरी करे, और यदि वो रिकवरी उससे नहीं हो पा रही है तो जो गारंटर हैं और उनकी जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को ऑक्शन करके अपने दिए गए अमाउंट को रिकवरी कर लें। आप अपने आप को बचाने के लिए सिविल प्रोसेस में जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप जो लोन लेने वाला व्यक्ति है उस व्यक्ति का बैंक से एक सेटलमेंट कराते हुए पेमेंट का यह निस्तारण करा देते हैं तो आपकी रजिस्ट्री उन्मोचित हो जाएगी, यानी वहां से निर्मुक्त होकर के आपको प्राप्त हो जाएगी और आप उस देनदारी से बच जाएंगे। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, विक्रम है चंडीगढ़ से। विक्रम जी, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार वकील साहब। नमस्कार जी। सर ऐसा था, मैं एक पंजाब में कंपनी में सर्विस करता था, 2001 में बंद हो गई थी सर जी। 23 महीने की तनख्वाह लगी थी सर, तो 2015 में इन्होंने नोटिस निकाला कि आप अपना दावा पेश करो जी। मई 2020 में इन्होंने 19 में एक चिट्ठी दी कि आपका 80,000 रुपया बन गया, लेकिन अभी तक कोई पैसे देने का नाम नहीं थी। 2 दिन बाद रिमाइंडर दे चुका हूँ जी। प्रक्रिया होती है सर? देखिए, आपने जो उनको लीगल नोटिस दिया है जिसमें आपके योगदान की देनदारी उनके ऊपर है और वो आपको दें, यदि उस नोटिस का वो प्रॉपर रिप्लाई नहीं दे रहे हैं तो आपके पास लेबर कोर्ट में जाने का एक ऑप्शन है। आप अकॉर्डिंग टू लेबर एक्ट उनके खिलाफ प्रोसेस कर सकते हैं, क्योंकि आपने नोटिस उनको दी है टाइम टू टाइम और उस नोटिस का प्रॉपर रिस्पॉन्स आपको डिपार्टमेंट से नहीं मिला है। आपकी अपनी जो लेनदारी है आपके दिए गए योगदान के एवज में या योगदान देने के बाद जो आपके कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स हैं वो भी आपको मिलने चाहिए। इसके लिए आपको लेबर कोर्ट में प्रॉपर वाद योजित करना चाहिए, और यदि आपने ऐसी प्रोसीडिंग को कर लिया है तो ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष भी आप रिट में जा सकते हैं, जिससे आपके जो नियोजक थे, आपको जो एम्प्लॉयर थे, उनके खिलाफ डायरेक्शन हो सकता है और आपको रिलीफ प्राप्त हो सकता है। जी, अगर आपको कोई सवाल है, कोर्ट कचहरी से जुड़े कोई बात है, अगर आपकी कोई सवाल दिमाग में आ रही है तो आप हमें सवाल को कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है, योगेंद्र हैं, देहरादून से हैं। योगेंद्र जी, सवाल पूछिए अपना। गोविंद जी, सवाल पूछिए। गोविंद जी, सवाल पूछिए। लगता है संपर्क टूट गया। आप हमें फिर से कॉल कर सकते हैं, नंबर लगातार फ्लैश हो रही हैं। शिवानी जी, मेरा एक सवाल एक आपसे भी रहेगा, जिस तरीके से जो लॉकडाउन कर दिया गया है तो जो भारतीय जो कंपनी है वो किस तरीके से उनके जो वित्त पर क्या प्रभाव पड़ सकता है भारतीय कंपनियों पर? As everyone know about the unprecedented collapse which is happening or in the economy due to COVID-19, कोरोना वायरस का बहुत ही डीप इम्पैक्ट है हमारी इकोनॉमी पे, जो बहुत ही इरिपेरेबल कह सकते हैं या इसको हार्डली रिपेरेबल कह सकते हैं। बहुत सारे इम्पैक्ट हुए हैं जिसका जो इफेक्ट है विच कैन बी सीन आफ्टर 6 मंथ्स, क्योंकि अभी हमारे इंडियन कॉर्पोरेट्स के पास इतना एक्यूमुलेटेड फंड है विच कैन बी एडजस्टेड, लेकिन आफ्टर 6 मंथ्स जब ये कोरोना वायरस का पेंडेमिक, जो कि अभी जिसका भी कोई भी टाइम निश्चित नहीं है, जब ये खत्म होगा उसके 6 मंथ्स बाद हमें इसका इम्पैक्ट होगा। इस बीच जो कंपनीज हैं वो किसी भी तरीके का कोई भी न्यू प्रोडक्ट नहीं लॉन्च कर सकती हैं, जिसका ये मतलब है किसी भी तरीके का कोई न्यू एक्सपेंशन is not cannot be done। इसकी वजह से, ये कोरोना वायरस इम्पैक्ट की वजह से ये अपने एम्प्लॉइज की सैलरीज डिडक्ट कर रहे हैं, क्योंकि दे ऑल्सो डोंट हैव फंड्स टू डिस्ट्रीब्यूट दोज फंड्स लाइक सैलरी टू देयर एम्प्लॉइज। इसकी वजह से और कोरोना वायरस के जो इम्पैक्ट्स हैं उसका बहुत ही गलत प्रभाव पड़ रहा है हमारी एमएनसीज पे, हमारी बड़ी कॉर्पोरेट्स पे, जिसका बहुत
ज़्यादा हमें आगे फ्यूचर में जिसके इम्पैक्ट्स बहुत ही ख़राब हो सकते हैं। और इसकी वजह से बहुत सारे, अगर हम फूड इंडस्ट्री पे आते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली एक सर्वे के अकॉर्डिंग 5 लाख प्लस रेस्टोरेंट्स एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद शट डाउन होने के बहुत सारे चांसेस हैं। बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं इसकी वजह से इफेक्ट हुए हैं, उसमें आते हमारे आईटी सेक्टर्स, हेल्थ केयर, टेलीकॉम, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इसी वजह से इन चीज़ों से हम किस तरीके से बच सकते हैं, इसके लिए हमें खुद ही सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे, जो कि हम खुद ही एक सारे एम्प्लॉयज़ और उनके सारे जितने भी सीनियर स्टाफ हैं वो एक बैठ करके कि किसी भी पर्सन को रिसेशन या किसी भी इंसान को ज़्यादा सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन में किसी भी तरीके का लॉस ना हो। शिवानी जी, जो बड़ी कंपनियां हैं वो एक बार खुद को अपने आप से खड़ा कर सकती हैं, लेकिन जो छोटे लोग हैं वो कैसे इस काम को कर सकते हैं, वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं? छोटे लोगों के लिए बेसिकली मैं यही कहूँगी कि अभी फ़िलहाल तो क्योंकि जिस तरीके से ये कोरोना वायरस का एक इम्पैक्ट जो चल रहा है, इसमें जितने भी MSME हो गए, स्मॉल सेक्टर्स हो गए, जो हमारी इवन हाई कंपनीज़ है, किसी के लिए भी अभी किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं दिया जा सकता। इसका मेजर रीज़न ये है क्योंकि हमें नहीं पता कि ये जो कोविड-19 का ये जो एक चलने वाला एक ये जो चल रहा है ये कब एंड होगा, वेयर इट गोना बी एंड, नोबडी नोज। इवन अभी हमारे PM बहुत सारी योजनाएं बना रहे हैं, उन्होंने निर्मला सीतारमन के साथ भी बहुत सारी मीटिंग्स करी, जिसके बेसिस पे उन्होंने वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी में किसी भी तरीके का कोई डाउनफॉल नहीं हो। जी बिल्कुल। शिवानी जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है, ब्रजेश है मध्य प्रदेश से। ब्रजेश जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ, मैं हूँ ब्रजेश श्रीवास्तव हूँ जी, सवाल पूछिए। मध्य प्रदेश से। जी, सवाल पूछिए। सर, मैं क्या है कि मैं एक रिटायर्ड कर्मचारी हूँ और 2014 में मैं रिटायरमेंट मेरा हो गया है। इसका मैंने ग्वालियर उच्च न्यायालय में DV में रिट पिटीशन दायर की है। जी, सवाल पूरा करिए। हाँ, ये क्या है, मुझे पेंशन नहीं मिल रही है क्योंकि शासन मुझे पेंशन नहीं दे पा रही है। मैंने रिट पिटीशन दायर की है उच्च न्यायालय ग्वालियर में। जी देखिए, आपके जो भी रिटायरमेंट के बाद कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स हैं, यानी जो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो आपको फंड मिलता है आफ्टर द रिटायरमेंट, वो आपको मिलना चाहिए। आपने ऑनरेबल हाई कोर्ट ग्वालियर में जो अपनी याचिका प्रस्तुत की है, उस याचिका में आपके रिटायरमेंट, आपके कथनानुसार आपका रिटायरमेंट 2014 में हुआ, अभी 2020 आ गया। इसका मतलब लगभग 5.5 वर्षों का जो समय है वो व्यतीत हो चुका है। आपका जो बेनिफिट है वह यदि आपको नहीं मिलता है तो आप इससे कहीं ना कहीं बहुत सफ़र करेंगे। ऑनरेबल हाई कोर्ट में आप एक अर्जेंसी की एप्लीकेशन विद एफिडेविट अपने एडवोकेट के माध्यम से दीजिए। अगर उस एप्लीकेशन और एफिडेविट पर कोर्ट के समक्ष आपकी तरफ से प्रॉपर प्लीडिंग की जाती है, प्रॉपर आर्गूमेंट किया जाता है, तो निश्चित रूप से आपका जो रिट पिटीशन है उस रिट पिटीशन में हियरिंग हो सकती है। अभी आपका अगर नंबर पे नहीं आ पा रहा है या आपका कॉज लिस्ट में नहीं आ पा रहा है तो आपके एडवोकेट को उसको मेंशन करना चाहिए बिफोर द कोर्ट के समक्ष खड़े होकर अनुनय विनय करते हुए आपकी याचिका को शीघ्र सुनवाई के लिए निवेदन करना चाहिए। आपकी रिटायरमेंट के 6 साल का समय ऑलमोस्ट व्यतीत हो गया है। आपकी रिट पिटीशन अगर जल्दी से जल्दी डिसाइड नहीं होगी तो आपके जो कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स हैं, आपके जो पेंशन के आपके बेनिफिट्स हैं या अन्य जो लाभ हैं आपको, वो नहीं मिलते हैं, तो आप कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हैं। आप निश्चित रूप से ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष अपनी बात को रखिए। और ऑनरेबल हाई कोर्ट मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में जितने भी प्रदेशों की ऑनरेबल हाई कोर्ट हैं, सभी जगह पर इस तरह की पिटीशंस को बहुत कम समय में निस्तारित करने के डायरेक्शंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हैं। इसमें कई विधि व्यवस्थाएं हैं, तो अपने एडवोकेट को आप रिक्वेस्ट करिए, ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष अपनी बात को रखिए। जी, अगर आपके कोई सवाल हैं, कोर्ट कचहरी से जुड़े कोई सवाल आपके आए हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। सब नेक्स्ट सवाल एक आपसे ये रहेगा, जिस तरीके से जो लॉकडाउन चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से, पहले 21 दिन का किया गया, फिर 19 दिन का हुआ और अब फिर से 2 हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। 4 मई से उसकी स्टार्टिंग हो जाएगी, तो यानी 4 मई से लेकर 17 मई तक वो लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इसमें जो लोग लॉकडाउन को उल्लंघन कर रहे हैं, यानी कि कह सकते हैं कि छोटे छोटे मामलों में लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जेल में बंद किया जा रहा है, तो इसको लेकर उनकी जमानत कराई जाए तो वो कैसे होगी? देखिए सर, मेरा सवाल आपसे रहेगा, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, कृष्ण चंद्र हैं। कृष्ण चंद्र जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ, हजारों साल क्या है कि वो जो वहाँ पर मेरी जमीन कोर्ट में स्थित है, तो वो उसके कागज कलेक्ट्रेट में मैंने पंजीयन से पता किया तो बोले हमारे रिकॉर्ड में अभी दर्ज नहीं है
और बोले कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि हमारे जो विरोध में वकील थे वो सरकारी वकील थे, तो वो कलेक्ट्रेट में उनके प्रभाव से वो वहाँ वो जमीन जो बंधक हुई है वो दर्ज नहीं हो पाई। वो बोले भाग 1 में सर्च रिपोर्ट नहीं है। तो अब क्या करें सर हम? देखिए, आपकी जो एग्रीकल्चर लैंड है, आपकी एग्रीकल्चर लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड में अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू कोड दर्ज रहती है, वहां पर आपका स्वामित्व दर्ज रहता है। स्वामित्व दर्ज होने के बाद यदि उस जमीन पर किसी भी तरह का कोई लोन लिया जाता है, चाहे वो कृषि कार्य के लिए लोन लिया गया हो या आपके व्यक्तिगत उपयोग के लिए कोई लोन लिया गया हो, आपकी उस एग्रीकल्चर लैंड में जो इंतखाब है उसमें इंदराज होना आवश्यक होता है। यदि एंट्री आपके लोन की नहीं हुई है तो ये एक मिस्टेक है। आप अगर लोन लेने वाले व्यक्ति हैं तो आपको तहसील को इस बारे में इंटीमेट करना चाहिए, यानी तहसीलदार महोदय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र देके आपको अपने लोन का विवरण उनको बताते हुए उन्हें अवगत कराना चाहिए, जिससे आपके रेवेन्यू रिकॉर्ड में एंट्री हो सके। और रेवेन्यू रिकॉर्ड में अगर एंट्री नहीं है तो आपकी जो भी सर्च होगी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जो आपका स्वत्व यानी मालिकाना हक का जो भी प्रमाणन के लिए जो सर्च किया जाएगा उस सर्च में वो एंट्री नहीं होगी। ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय को अवगत कराना आवश्यक है। बैंक, जिस बैंक से लोन है उस बैंक के बैंक मैनेजर को अवगत कराना आवश्यक है। आप इन दोनों को अवगत कराइए तो जो एंट्री नहीं है वो एंट्री आपके रिकॉर्ड में हो जाएगी। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है और शिवम है सूरत से। शिवम जी, सवाल पूछिए अपना। हेलो जी, सवाल पूछिए। मैडम, मेरा सवाल ये है कि जैसे मेरे बड़े भैया और भाभी दोनों एक्सपायर हो गए हैं और उनके 3 बच्चे हैं, 2 मेजर है, 1 माइनर है। हेलो जी, सवाल पूरा करिए। मैडम, 2 मेजर है, 1 माइनर है मैडम। जी। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है, मैं अगर उनको सेल करना चाहता हूँ तो किस तरह से होगा मैडम? देखिए, हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग आपके जो ब्रदर हैं जिनका निधन हो गया है और आपके भाभी जिनका निधन हो गया है, उनके बाद जो उनके लीगल हेयर्स हैं, लीगल हेयर्स में उनके सन हो गए, उनकी डॉटर हो गई। आपके कथनानुसार उनके 2 बेटे बालिग हैं और 1 बेटा नाबालिग है। टोटल 3 इशूज हैं उनके। उन तीनों का वैधानिक अधिकार है। आप उसको बेचना चाहते हैं तो आपको जो बालिग 2 बच्चे हैं उनकी सहमति या उनसे अटॉर्नी या अथॉरिटी लेने के बाद ही सेल करने का राइट मिलेगा। और जो माइनर है उस माइनर का जो लीगल गार्जियन का अपॉइंटमेंट होता है बाय द सिविल कोर्ट, जब तक वो नहीं हो जाता है तब तक उस माइनर बच्चे की तरफ से कोई भी सेल नहीं हो सकती है। तो आपको लीगल गार्जियन अपॉइंटमेंट का प्रोसेस सिविल कोर्ट से करना चाहिए। वो जो माइनर के साथ उसके 2 भाई जो मेजर हैं, या तो वो उनके लीगल गार्जियन के रूप में अपने आप को अपॉइंट कराएं या आप अपने आप को लीगल गार्जियन के रूप में अपॉइंट कराएं, तभी तीनों हिस्से के विक्रय करने का अधिकार आपको प्राप्त हो सकता है। जी, अगर आपके कोई सवाल है, कोर्ट कचहरी से जुड़े कोई सवाल आपके हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। गुस्सा गुस्सा कट्टी कट्टी कर कुछ बोला तो नाक तोड़ी। ओ, नाक तोड़ दिया। बेटू जी, जब मैं छोटा था ना, मम्मी से झगड़ा करके कहता था कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। और फिर मम्मा पास मैं फेल। एंग्री यंग बॉय। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही होता था बेटू जी, तुम्हारी दादी की कसम, क्योंकि किचन से ऐसी खुशबू आया करती थी कि झट से गुस्सा खत्म और फट से पेट पूजा शुरू। किधर गया डैडी को छोड़ के? गुस्सा कहीं खो गया है स्वाद के मजे में। बेटू जी, आप भी फेल। गोल्डी मसाले, गोल्डी मसाले, खुशबू स्वाद ऐसा तो
तो रिश्तों में गुस्सा कैसा? मसाले आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर लगातार फ्लैश हो रही हैं। सर, मेरा सवाल पहले भी मैंने आपसे पूछा था, लेकिन हमारे कॉलर्स की कॉल आ गई थी, तो वही सवाल मैं आपसे फिर से पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से जो इस वक्त जो लॉकडाउन चल रहा है, तो लोग जेलों में बंद किए जा रहे हैं गिरफ्तार करके, तो उनकी जमानत कैसे होगी? इसका क्या, किस तरीके से वो जमानत कर सकते हैं? देखिए, दो प्रोसेस हैं जो इस समय की स्थितियां हैं। उन स्थितियों में जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं उनके लिए जो प्रोसेस है, यानी 188 के अंतर्गत जो प्रोसेस हो रहा है, या 269 के अंतर्गत, 270 के अंतर्गत जो एफआईआर हो रही हैं और लोग अरेस्ट हो रहे हैं, उनको बेल के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस आई हैं उसके अकॉर्डिंग ऐसे सेक्शन वो कॉग्निजेबल हो या नॉन कॉग्निजेबल हो जिसमें 7 साल तक की सजा के प्रोविजंस हैं, इस तरह के मैटर्स में बेल दी जा रही है। यानी रिमांड उनका जो कोर्ट में आता है, कोर्ट भी उनकी बेल दे सकती है, और उनको थाने से, यानी जिस थाने के अंतर्गत वो अरेस्ट हुए हैं उस थाने से भी उनको बेल दे दी जा रही है। दूसरा आपका जो कथन है वो ये कि जो लोग अरेस्ट होके आ रहे हैं और जेल जा रहे हैं, जेल जाने के बाद उनकी बेल का प्रोसेस, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी हैं उसके अकॉर्डिंग यदि अर्जेंसी है किसी भी बेल एप्लीकेशन में, तो वो लोकल कोर्ट में यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी अब वर्चुअल वर्किंग स्टार्ट हो रही है। जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पर वर्चुअल कोर्ट्स को बनाया गया है। उन कोर्ट में जजेज के साथ साथ एडवोकेट की अपीयरेंस भी बहुत सीमित होगी, लेकिन जो लॉकडाउन के रूल्स हैं उनको फॉलो करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना होगा, जो कोविड-19 के प्रभाव उनसे बचने के तरीके के साथ जाना होगा। जो प्रोसेस है बेल के उसमें 7 ईयर तक का, जैसा कि मैंने बताया अपने दर्शकों को कि 7 साल तक की सजा के जो भी सेक्शंस हैं उन सब में बेल आसानी से हो जा रही है और जेल से वो रिलीज भी हो रहे हैं। अगर वो बेल बॉन्ड नहीं दे पा रहे हैं, यानी जमानत के लिए प्रतिभूति नहीं दे पा रहे हैं, तो उनको निजी मुचालके पर भी रिहा किया जा रहा है। इसके अलावा अन्य मुकदमों में यदि एक्यूज के साथ किसी तरह की कोई महामारी का प्रभाव है या कोई गंभीर बीमारी का प्रभाव है या कोविड-19 का कोई प्रभाव उसके ऊपर है, तो ऐसी अर्जेंसी के लिए भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सभी जगह पर एक स्पेसिफिक फोरम और स्पेसिफिक कोर्ट के माध्यम से बेल के लिए अप्लाई किया जा सकता है। ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी अर्जेंसी के मैटर्स को जब भी कंसीडर किया जाएगा तो पहले ऑनरेबल जस्टिस महोदय द्वारा आपकी जो रिक्वेस्ट है अर्जेंसी की उसको कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद ही आपकी बेल एप्लीकेशन या आपकी याचिका को स्वीकार करते हुए उस पर सुनवाई की जाएगी। इसी प्रकार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी सिविल नेचर के या क्रिमिनल नेचर के मैटर जो हैं उनमें अर्जेंसी के लिए यदि हम सिविल की बात करते हैं तो सेक्शन 13 के जो प्रोविजंस हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट जज के जो राइट हैं उसके अकॉर्डिंग सीपीसी के अंतर्गत सिविल मैटर्स को भी कंसीडर सिविल कोर्ट कर सकती है। एक सिविल कोर्ट को इंजंक्शन या इस तरह के मैटर्स को कंसीडर करने का राइट है। इसी प्रकार एक रिमांड मजिस्ट्रेट बैठते हैं जो मुकदमे इस तरह के हैं जिनमें 7 साल तक की सजा के प्रोविजन वाले सेक्शन लगाए गए हैं एक्यूज पे, उनकी बेल दे देते हैं। और इसके बाद अगर 10 साल या उससे ज़्यादा सजा के प्रोविजंस के भी सेक्शन लगे हुए हैं तो बेल अप्लाई की जा सकती है। बेल मिले या ना मिले ये डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट है, यानी स्वविवेक माननीय न्यायालय का है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है, जितेंद्र हैं हरिद्वार से। जितेंद्र जी सवाल पूछिए अपना। मुरैना से बत्रा बोल रहा हूँ मैं जी, सवाल पूछिए। हेलो जी, सवाल पूछिए। राय बत्रा बोल रहा था मुरैना से। मेरा ये निवेदन था, दुर्घटना में एक मृत व्यक्ति जिसका बिसरा भेजा गया जांच के लिए जी लेबोरेटरी में, और उसमें
34 मिलीग्राम पर 100 ग्राम रक्त में अल्कोहल पाया गया और वह रिपोर्ट जो है वह जो बिस्रा पहुंचाया गया था वह 3 महीने बाद पहुंचाया गया था और रिपोर्ट 4 महीने बाद तैयार हुई। तो ऐसा बताते हैं कि ये अल्कोहल अपने आप बन जाता है, बढ़ जाता है, और उसको कैसे प्रमाणित किया जा सकता है, कृपया मार्गदर्शन करेंगे। देखिए, जो बिस्रा है उस बिस्रा में अल्कोहल की मात्रा थी या नहीं थी, ये जांच के बाद जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट से ही हम और न्यायालय अवगत हो सकते हैं। आपका कथन बिल्कुल ठीक है कि अगर बिस्रा को काफ़ी दिन तक रखा जाए तो जो मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर कुछ अल्कोहलिक सिम्टम्स आ सकते हैं। आपने यदि न्यायालय के समक्ष ट्रायल चल रहा है इस मामले का, तो आपको मैंने पूर्व में भी निवेदन किया था, पुनः आपको अवगत कराना चाहूँगा कि न्यायालय के समक्ष आप प्रार्थना पत्र देके उस जांच रिपोर्ट यानी बिस्रा की जो रिपोर्ट आई है 3 महीने बाद बिस्रा भेजा गया, 4 महीने बाद रिपोर्ट आई। 4 महीने बाद जो रिपोर्ट आई वो रिपोर्ट इसलिए विलंबित हो जाती है कि बिस्रा की जांच में सामान्य तौर पर इतना समय लगता है क्योंकि जो लेबोरेटरीज हैं उनकी अपने देश में अभी भी कमी है। बावजूद इसके आप न्यायालय के समक्ष यदि उस रिपोर्ट को चैलेंज करते हैं और उस रिपोर्ट पर आप रिव्यू करने का पुनः किसी डॉक्टर के पैनल से ओपिनियन लेने का निवेदन कोर्ट से करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी कोर्ट को यह राइट है कि कोर्ट उस रिपोर्ट पर अपना ऑब्जर्वेशन देने के लिए एविडेंस को कलेक्ट करा सकती है, यानी अन्य साक्ष्य को मंगवा सकती है। उसके लिए आपको न्यायालय में जो प्रार्थना पत्र देना है उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन या न्यायालय से एविडेंस को कलेक्ट कराने के लिए अपना निर्देश भेजने का अनुरोध करने की आवश्यकता है। एडवोकेट के माध्यम से न्यायालय में आप प्रॉपर परसुएंस करेंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा और जो बिस्रा की रिपोर्ट आपके कथनानुसार असत्य प्रतीत हो रही है यानी फैब्रिकेटेड या मैनिपुलेटेड है, उस पर सही रिपोर्ट आ जाएगी। जी, हमारे साथ कॉलर जुड़ गई है, जितेंद्र हैं हरिद्वार से। जितेंद्र जी सवाल पूछिए। हेलो जी, सवाल पूछिए। मैडम ऐसा था, मैंने ना ये चेक अपने चेक दे रखे थे कमेटी में। पहले आप टीवी का वॉल्यूम कम करिए फिर सवाल पूछिए। हाँ मैडम, मैंने ना चेक वगैरह दे रखे थे। जी मैडम, मैंने चेक दे रखे थे कमेटी में। जी हेलो, मैंने मैडम चेक दे रखे थे कमेटी में। जी जितेंद्र जी सवाल पूरा करिए अपना। हाँ जी सवाल पूछिए। तो सर वो मैंने 2.5 साल पहले किए थे और उसके बाद मैंने बैंक में जाके मेरा सब मैंने जिनसे पैसे लेने थे दे दिए थे, तो कुछ चेक। जी जितेंद्र जी आप टीवी का वॉल्यूम कम करिए फिर सवाल पूछिए। जी मैडम, मैंने चेक दे रखे थे और मैंने जो है वो मेरे जो पेमेंट मैंने करनी थी वो कर दी थी। जी तो कुछ बंदों में मेरे चेक रह गए जिस तरह के होते हैं कि जी उस पर ब्याज लगाएंगे, ब्याज पे ब्याज लगाएंगे। तो मैंने बैंक में जाकर एक पेपर पे लिख के दे दिया था बैंक को कि भाई मैंने इस प्रकार से चेक दिए हैं और मैं अपना खाता बंद कर रहा हूँ। अगर कोई बैंक, मैंने अपना फोन नंबर भी दे दिया था, अगर किसी प्रकार से कोई भी बैंक में आए तो आप मुझे कॉल करके बताएं क्योंकि मैंने ये चेक मेरे डिस्ट्रॉय कर दी जाए। ये मैं 2.5 साल पहले बंद कर चुका हूँ खाता। जी तो इसमें सर आप तक तो कोई चेक लगा नहीं, लेकिन भविष्य में हो सकता है कोई कुछ होते हैं ऐसे पर्सन जो परेशान करने के लिए या नाजायज करने के लिए। देखिए, आपने जो अपना अकाउंट 2.5 साल पहले क्लोज कर दिया, उस अकाउंट को क्लोज करने के बाद यदि पूर्व में दी गई हुई किसी भी चेक को कोई लगाता है तो उस चेक पे डिसऑनर होने का जो रिमार्क लिख के आएगा मेमो में, उसके अकॉर्डिंग 138 एनआई एक्ट का केस नहीं बनता है। 138 एनआई एक्ट के लिए जो कंटेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग इनसफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए या अदर जो कॉज हैं वो अलग अलग डिफाइन किए गए हैं। आपने 2.5 साल पहले अगर अपने अकाउंट को बंद कर दिया है और वो चेक जो आपने उनको गारंटी के तौर पर दी थी, आपके कथनानुसार कोई कमेटी आपकी चलती थी, कमेटी में आपका अपना आदान प्रदान होता रहा होगा और आपने वो चेक उनको गारंटी में दी होगी, तो गारंटी में कई साल पहले दी गई चेक को अब वो न्यायालय से पहले उसको डिसऑनर करा के न्यायालय के समक्ष परिवाद प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। यदि ये नोटिस आपको आती है कि आपकी चेक डिसऑनर हुई है और उसका पेमेंट करिए, तो आपका जो अकाउंट क्लोजर का रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के साथ में आप नोटिस का रिप्लाई दे दीजिए। नोटिस का रिप्लाई देने के बाद आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं बनेगी। जी, और सर जिस तरीके जो तत्कालिक जो वाले जो मैटर्स होते हैं तो उन्हें सुनवाई किस तरीके से होती है या उसके क्या नियम बनाए गए हैं? देखिए,
ऑनरेबल हाई कोर्ट पूरे देश में जो इस समय वास्तविक स्थिति देखने को हम लोगों के समझ आ रही है, उसके अकॉर्डिंग एक जुडिशियल साइड की वर्किंग कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। इसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी उसके अकॉर्डिंग, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी अर्जेंसी वाली जो भी एसएलपी या याचिकाएं हैं उनकी सुनवाई हो रही है। इसी प्रकार देश के प्रत्येक उच्च न्यायालय में, ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी जो अर्जेंसी के मैटर्स हैं यानी त्वरित निस्तारित होने योग्य जो मामले हैं उनका निस्तारण हो रहा है, उन पर सुनवाई हो रही है। अभी अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यानी www.allahabadhighcourt.in, उस पर जब कोई व्यक्ति जाता है, उस पर जाने के बाद उसकी जो भी आवश्यकता है उस पर एक स्पेसिफिक साइट बनाई गई है, एक स्पेसिफिक कॉलम है जिसमें अर्जेंसी को प्रूफ करने वाले अगर फैक्ट कोई दे के अपनी रिट पिटीशन को ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष सुनवाई कराना चाहता है तो उसको उस कॉलम में अपनी पिटीशन की अर्जेंसी को शो करना होगा। अर्जेंसी को शो करने के बाद यदि रजिस्ट्रार महोदय या ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो भी प्रिस्क्राइब अथॉरिटी हैं जो आपकी अर्जेंसी को गंभीरता से देखते हुए उस पर डिसीजन लेती हैं, वो आपको एक ओटीपी देंगे। उसके साथ ही आपसे एक ऑप्शन में ये भी पूछेंगे कि आपको थ्रू काउंसिल अपीयर होना है या ऑनलाइन आपको अपनी पिटीशन पर बल देना है। तो निश्चित रूप से यदि आपको वहाँ फिजिकली अपीयरेंस देनी है तो आपके एडवोकेट के लिए एक पास निर्गत होगा। उस पास के माध्यम से ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष अपनी प्रस्तुत की गई याचिका पर सुनवाई के लिए अपने तथ्य रख सकते हैं, अपने साक्ष्य रख सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऑनलाइन हियरिंग करानी है तो उसके लिए भी ऑप्शन है ऑनलाइन भी हियरिंग का, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रेजेंट किए जाते हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष जो भी हियरिंग हो रही हैं उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने कंटेंट्स, अपने फैक्ट को एडवोकेट प्रेजेंट करते हुए जो रिट याचिकाओं पर अर्जेंसी है उनकी सुनवाई करा सकते हैं और उसमें रिलीफ प्राप्त कर रहे हैं। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, अरविंद हैं फरीदाबाद से। अरविंद जी सवाल पूछिए अपना। हेलो जी, सवाल पूछिए। हेलो, हाँ मैडम, ऐसा है कि मैं एक 50 गज का प्लॉट परचेज किया था 2010 में जी। उसके बाद उसको 17 में बेच दिया। बेचने के बाद क्या हुआ, जो दूसरे को जब मैंने बेचा वो प्लॉट वहाँ जो है वो अपना जब भी मकान बनाने गया था तो उसको उसके ऊपर ऑलरेडी प्लॉट उसको जो है दूसरे को बेच दिया। तो मैडम इसको मैंने कंप्लेंट किया था सीएम विंडोज पर, तो वहाँ ये पुलिस से ये डिस्कस हुआ था कि ये 1-2 महीने में प्लॉट को फिर आपको देंगे, लेकिन वो प्लॉट मिल नहीं पाया। तो मैंने क्या कर सकता हूँ? देखिए, आपने जो 50 गज का प्लाट यानी 50 स्क्वायर यार्ड का जो प्लाट परचेज किया था, उस परचेज करने के बाद आप उसके स्वामी हो गए और जो विक्रेता था यानी जिसने सेल किया था आपको, उसने उस प्लाट का कंसिडरेशन लेकर के आपको सेल कर दिया। रजिस्ट्री होने के बाद आप अपने प्लाट पर फिजिकल पोजीशन में भी आ गए और फिजिकल पोजीशन में आने के बाद आपने वो किसी थर्ड पार्टी को सेल कर दिया बाय द सेल डीड। तो आपका जो ट्रांसफर है वो लीगल ट्रांसफर है। आपने जो अपना प्लाट किसी थर्ड पार्टी को सेल किया उसके एवज में कंसिडरेशन अमाउंट आपने प्राप्त किया होगा। अब जो फर्स्ट पार्टी जिसने आपको सेल किया था उसने यदि उस पर्टिकुलर प्लाट को यानी क्वेश्चन प्रॉपर्टी को किसी फोर्थ पर्सन के पास यानी चौथे व्यक्ति के पास यदि बैनामा करते हुए ट्रांसफर कर दिया है तो वो ट्रांसफर इलीगल होगा। जहां तक पुलिस के समक्ष आपके किसी कंप्रोमाइज की बात आप कह रहे हैं, तो पुलिस के समक्ष जो कंप्रोमाइज है उसको वो पक्ष मानने को बाध्य नहीं है। पुलिस इस तरह के धोखाधड़ी वाले मामले में आपकी तरफ से उस व्यक्ति के खिलाफ अंडर सेक्शन 420, 467, 468 और 471 आईपीसी के अंतर्गत एफआईआर पंजीकृत कर सकती है। उसने जो मूल दस्तावेज के रूप में फर्जी दस्तावेजों का एक कूटरचना की और उसके अकॉर्डिंग अपने को स्वामी बताते हुए किसी तृतीय पक्ष के पक्ष में बैनामा कर दिया, वो निश्चित रूप से इलीगल ट्रांसफर है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग वो इलीगल ट्रांसफर है और उस ट्रांसफर को शून्य कराने के लिए आप एफआईआर के साथ साथ सिविल प्रोसेस में जा सकते हैं। यानी उस बैनामे को शून्य कराने के लिए आप डिक्लेरेशन सूट के माध्यम से या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट के माध्यम से सिविल कोर्ट में वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। सिविल कोर्ट में वाद प्रस्तुत करने से वो जो तृतीय पक्ष
के चौथे व्यक्ति के पक्ष में जो बैनामा हुआ है वो शून्यकरण हो जाएगा और आपका जो ट्रांसफर है वैलिड हो जाएगा। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, सुशील है महोबा से। सुशील जी, सवाल पूछिए अपना। जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ सर, मैं सुशील बोल रहा हूँ महोबा जिले से। मैंने एक सोसाइटी में, पीएलडी सोसाइटी में 2013 में मतलब मैनेजर के रूप में नौकरी किया था। तो हेलो सुशील जी, टीवी का वॉल्यूम कम करिए, फिर सवाल पूछिए। जी मैडम, मैंने 2013 में सोसाइटी में मैनेजर के रूप में नौकरी किया था। उसको मैंने 2015 में मैंने रिजाइन कर दिया था। इसके बाद 2018 तक वो सोसाइटी चलती रही और जी हेलो जी सवाल पूरा करिए। हाँ जी मैडम, तो उसमें जो 2018 तक वो सोसाइटी चलती रही और मैं अपना बिजनेस करने लगा। इसके बाद मेरा जो है 10 मई को मुझे पुलिस ने बुला करके और मुझे थाने में बैठा करके मुझे जेल भेज दिया। इसके बाद मैं 11.5 महीने की जेल मैंने काट ली थी, करीब 11 महीने 12 महीने। इसके बाद मुझे अभी भी कोविड-19 के तहत मुझे 2 महीने 56 दिन की जो पेरोल दी गई थी, उसी बीच में मैं अभी घर पे आया हूँ। तो मैंने एक अर्जेंसी को हाईकोर्ट में देखते हुए मैंने एक अर्जेंसी एप्लीकेशन लगाई हुई थी 29 अप्रैल को, जिसमें उसमें जो जज साहब ने मुझे मेरा फाइल देखा, ना वीडियो कॉन्फ्रेंस शायद हुई या नहीं हुई मुझे पता नहीं चला, लेकिन फाइल देखे ही उन्होंने मेरा एक काउंटर एफिडेविट मांगा है। उसमें मुझे 6 वीक का समय दिया गया है। तो क्या सर, इससे पहले जो काउंटर एफिडेविट मांगा गया है वो एज मतलब सरकारी वकील से मांगा गया है, मेरे वकील से तो बात हो नहीं पाई। तो क्या वो जो काउंटर एफिडेविट है वो 6 वीक्स के पहले दिया जा सकता है उसमें? और अगर नहीं होता है तो मैं फैमिली में अकेला मेंबर हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, पत्नी है और व्यवसाय बंद पड़ा हुआ है। तो अगर जमानत नहीं हो पाती है तो क्या पेरोल का संबंधित है? क्या पेरोल अपने वकील के माध्यम से क्या मैं पेरोल की सीमा बढ़ा सकता हूँ? और सर एक बात और है, इसमें इस FIR में 10 लोगों के नाम FIR हुए थे, जिसमें मैं मैनेजर कर्मचारी था, मुझे वेतन देते था, लेकिन बाकी अभी तक 11 महीने में किसी की FIR नहीं हुई है और ना ही किसी को जेल भेजा गया है, जिसमें कंपनी के आला अधिकारी भी जो है अभी तक बाहर बने हैं। देखिए, आपके जो भी कंटेंट्स आपने मुझे बताए हैं इसमें 2 फैक्ट हैं। यानी पहला ये कि आप पेरोल पे अभी बाहर आए हुए हैं, दूसरा ये कि आपकी बेल एप्लीकेशन को ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष आपने अर्जेंसी का जो आपने ग्राउंड लिया है उसके अकॉर्डिंग ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष प्रेजेंट किया और उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आपको रिलीज करने के डायरेक्शंस दे दिए। 6 वीक का टाइम जो काउंटर समन किया गया है, काउंटर मंगाया गया है स्टेट की तरफ से, यानी स्टेट गवर्नमेंट के जो काउंसिल है उनकी तरफ से, तो वो 6 वीक में अपना काउंटर न्यायालय के समक्ष दे सकते हैं। और आफ्टर दी 6 वीक जब वो लिस्टिंग उसकी होगी, यानी जब नंबर पे आएगी आपकी याचिका, तभी उसकी सुनवाई हो सकेगी। इस बीच में आप अपने पेरोल के एक्सटेंशन की एप्लीकेशन न्यायालय के समक्ष दे सकते हैं ड्यू टू कोविड-19। आपके पेरोल का जो मियाद है उसको न्यायालय बढ़ा सकते हैं। दूसरा, आपने जो कथन किया कि आपके साथ साथ अन्य को एक्यूज थे, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, तो किसी भी केस में किसके खिलाफ कार्रवाई होनी है नहीं होनी है, ये निर्णय करने की, यानी यह स्वविवेक होता है विवेचना अधिकारी का। यदि विवेचना पूर्ण हो गई, यानी तफ्तीश पूर्ण हो गई है और उस केस में चार्जशीट आ गई है, तो चार्जशीट के अकॉर्डिंग कोर्ट जो प्रोसेस है CRPC का, उसके अनुसार मुल्जिमानों को तलब करेगी और वो मुल्जिमान उसके बाद बेल कराएंगे। अपने कंटेंट्स जो आपके एविडेंस हैं, आपके जो कंटेंट्स हैं, इन सबको आप न्यायालय के समक्ष ट्रायल के दरमियान प्रेजेंट करिएगा। अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आपको मर्सी ग्राउंड पर रिलीज किया है, तो आप ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष यही तथ्य प्रस्तुत करते हुए अपने पेरोल के पीरियड के एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट करिए। आपका टाइम ऑनरेबल हाई कोर्ट अन्य रिट पिटीशन में जो ऑर्डर कर रही है उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपके टाइम का एक्सटेंशन आपके लिए कर दिया जाएगा। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, मोहम्मद फजरुद्दीन है जालौन से। फजरुद्दीन जी, सवाल पूछिए अपना। लगता हमारा संपर्क टूट गया, आप हमें फिर से कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, ब्रजेश है कानपुर से। ब्रजेश जी, सवाल पूछिए। सर नमस्कार, मेरा नाम ब्रजेश है, मैं कानपुर से बोल रहा हूँ। सवाल ये है सर मेरा कि एक 498, 304B, 323 IPC की धारा में मेरे बड़े भाई हैं जेल में, जो कि अभी बेल नहीं हुई है, जो कि 3 साल हो गए हैं। क्या अभी बेल लगाई जा सकती है इलाहाबाद हाई कोर्ट में? देखिए, जो
304 बी का मामला है वो अति गंभीर प्रकृति का है, 498 ए साथ में है, और 323 और 498 का मामला इतना गंभीर प्रकृति का नहीं है, लेकिन 304 बी का अति गंभीर प्रकृति का मामला है कि दहेज की मांग करते हुए किसी की हत्या कर दी गई हो। ऐसी परिस्थिति में 3 वर्ष से अगर आपके भाई जेल में हैं और वो उनका कोई ऐसा आधार है जिसमें अर्जेंसी शो होती हो, यानी वो फिजिकली कुछ उनको प्रॉब्लम्स हो, कुछ इलनेस की प्रॉब्लम्स हो, यानी कुछ बीमारी की प्रॉब्लम्स हो, तो उनको आप शो करते हुए अर्जेंसी के ग्राउंड पर ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष अपनी रिट पिटीशन को प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि इस तरह का कोई आधार आपके पास नहीं है तो आपकी जो याचिका होगी उस पर आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, परंतु यदि आपके पक्ष में आपके भाई के पास कोई ऐसा ग्राउंड है, यानी कोविड-19 का भी ग्राउंड आप ले सकते हैं। इस ऑनरेबल हाई कोर्ट में एक स्पेसिफिक साइड इस बात के लिए बनाई गई है जिसमें आप कोविड-19 का आधार लेते हुए अपनी बेल एप्लीकेशन को या अपनी याचिका को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आप अपने भाई के लिए, अपने ब्रदर के लिए आप कोविड-19 का आधार लेते हुए कि जेल में जो बैरिक है उस बैरिक में इतने लोग हैं, उनमें से किसी अगर कोई प्रभावित व्यक्ति है तो उसका विवरण दीजिए, यदि वहां की स्थितियां ऐसी हैं कि कभी कोई महामारी का प्रभाव वहां हो सकता है तो उसकी स्थितियां दीजिए, उसके तथ्य को दीजिए, और आपके भाई के यदि कोई बीमारी का आधार है तो उसका ग्राउंड भी आप दीजिए। इन सारे तथ्यों के आधार पर यदि आप अर्जेंसी को शो कर ले जाते हैं, यानी अर्जेंसी को आप प्रूफ कर ले जाते हैं, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट आपकी बेल एप्लीकेशन को आगे कंसीडर कर सकती है। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, प्रमोद है बिहार से। प्रमोद जी, सवाल पूछिए अपना। सर, एक्चुअली मेरा एक मतलब मेरे भाई को एक केस हुआ था 395 और 397 के तहत। जी, वाला 395 और 397 के तहत। सुन रहे हैं आप मेरी बात को? जी, आपकी आवाज आ रही है, आप पूरा सवाल पूरा करिए। हाँ, तो 3/6/2019 को जो कि है, मैंने हाई कोर्ट में अप्लाई की थी बेल के लिए, बेल रिजेक्ट हो गई। उसमें ऑब्जर्वेशन में रख लिए 6 महीने की पीरियड पे। केस अभी ट्रायल में है पूर्णिया कोर्ट में, लेकिन मतलब लॉकडाउन के चलते कोर्ट नहीं खुल पा रही है। केस जजमेंट पे है, सिर्फ 2 मतलब जो है 2 और होगी बहस, उसमें जजमेंट पे है केस। तो मुझे गवाहों का हो गया बयान, गवाहों ने कम्प्लीटली निर्दोष साबित कर दिया है। उसके बाद आईजी साहब जो है डीजीपी साहब के पास में हम लोगों ने अपील की थी, तो डीजीपी साहब ने सीआईडी के द्वारा इन्वेस्टिगेशन करा के भी हम लोग को निर्दोष साबित कर दिया। फिर भी मेरा भाई अभी तक जेल में है। देखिए, जो ट्रायल आपका चल रहा है उस ट्रायल में जब तक जजमेंट नहीं आता है, वो जजमेंट आपके ब्रदर के फेवर में हो या उसके डिसफेवर में हो, उस जजमेंट के अकॉर्डिंग ही वो बाइज्जत बरी होंगे। जहां तक आपका ये कथन कि आपने उस केस की फर्दर इंक्वायरी कराई, यानी फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराया, और उस फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जो जांच एजेंसी थी, यानी इंक्वायरी करने वाली जो एजेंसी थी, उसने आपके ब्रदर के ऊपर कोई भी एलिगेशन नहीं पाया, कोई भी दोष नहीं पाया, तो ऐसी स्थिति में वो रिपोर्ट भी, यानी वो जो पूरक आख्या है, वो न्यायालय में आपके जजमेंट में आपको सपोर्ट करेगी। लेकिन इसके लिए आपको विनम्रता से मैं बताना चाहूँगा कि जो कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन की सिचुएशन है, ऑल ओवर इंडिया कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की वर्किंग को रोका गया है, बंद किया गया है, और जो जजमेंट आपका आना है वो जब तक रूटीन वर्क नहीं होगा कोर्ट में, तब तक जजमेंट वैधानिक रूप से नहीं आ सकता है। अभी जो कोविड-19 के प्रभाव में न्यायालय की वर्किंग हो रही है वो सिर्फ अर्जेंसी को शो करने वाले मैटर्स में हो रही है, अर्थात कोई बेल एप्लीकेशन हो, कोई इंजंक्शन मैटर हो, या कोई ऐसी याचिका हो जिसपे समाज को लाभ मिलना हो, इस तरह के अर्जेंसी वाले मैटर्स में तो हियरिंग हो रही है। बाकी ट्रायल डिसाइड होने की पोजीशन तभी प्रॉपर हो पाएगी जब लॉकडाउन की सिचुएशन खत्म होगी। तो आपको लॉकडाउन के समाप्त होने का वेट करना चाहिए, और आपके जो कंटेंट्स आपने मुझे बताए हैं इसके अकॉर्डिंग आपका भाई बाइज्जत बरी हो सकता है उस मुकदमे में। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, शिवम है कानपुर से। शिवम जी, सवाल पूछिए अपना। लगता है हमारा संपर्क टूट गया, आप हमें फिर से कॉल कर सकते हैं और फिर सवाल पूछ सकते हैं। सर, जिसकी जो राजस्व संहिता होती है तो उसको लेकर जिसके जो मामले वो जल्दी क्यों नहीं निपट पाते हैं, इसकी वजह क्या रहती है? देखिए, उत्तर प्रदेश जमींदारी भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 और रेवेन्यू कोड 2006, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो निश्चित रूप से ये जो एक्ट हैं इसके अकॉर्डिंग रेवेन्यू मैटर्स को निस्तारित किए जाने का प्रोसेस होता है। इसके साथ साथ अन्य भूमि विधियां भी हैं जिसके अनुसार रेवेन्यू के जो मैटर्स हैं, यानी लोगों के खेतिहर भूमि से संबंधित
गांव और गांव से जुड़े हुए ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित मामलों का निस्तारण होता है। यहाँ पर अगर मुख्यतः देखा जाए तो 3-4 इशू हैं जिन 3-4 इश्यूज पे ही डिस्कशन किया जाता है। यानी जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा रेवेन्यू कोड के बारे में, सक्सेशन में भूमि पर अपने स्वामित्व को दर्ज करने के मामला बहुत सारे होते हैं। इसी तरीके से जो पट्टे की भूमि है, यानी वहाँ पर जो भूमि के स्वामित्व के दर्ज करने के प्रोसेस हैं, सीरदारी या इस तरह के अन्य जो प्रोसेस हैं, उन सब में कहीं ना कहीं डिस्प्यूट आते हैं। इसी प्रकार खनन के जो मैटर्स हैं, उन खनन के मैटर्स में भी डिस्प्यूट आते हैं। ये सारे तहसील स्तर पर, हर जिले की जो तहसील है उस तहसील स्तर पर रेवेन्यू कोड के अंतर्गत जो मैटर्स हैं उन मैटर्स का निस्तारण होता है। वहाँ पर भी जो ऑफिसर्स हैं, अगर हम रेवेन्यू मैटर्स की बात करते हैं तो प्राइमा फेसाई एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एडीएम, इस लेवल पे जो मैटर्स चलते हैं, उन मैटर्स के निस्तारण के बाद उनकी अपील का जो फोरम है वो कमिश्नर, ऑनरेबल कमिश्नर कोर्ट है। जहां तक हम बात करेंगे, दोनों फोरम प्रशासनिक कार्य भी देखते हैं और जुडिशियल वर्किंग भी देखते हैं। तो निश्चित रूप से वहां पे जुडिशियल वर्किंग का कोई स्पेसिफिक टाइम या लिमिटेशन ना होने की वजह से कहीं ना कहीं इस तरह के मामले पेंडिंग होते हैं। लेकिन यदि एडवोकेट जो कोड में प्रोसेस दिए गए हैं, रेवेन्यू कोड में जो प्रोसेस दिए गए हैं या उत्तर प्रदेश जमींदारी भूमि व्यवस्था अधिनियम के जो प्रोसेस हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर एडवोकेट चाहें तो केस के टाइम की जो लिमिट है उसको फिक्स करा सकते हैं और अपने केस के जल्दी से जल्दी निस्तारण का प्रोसेस कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में यदि एक एसडीएम के यहाँ कोई मामला हम उदाहरण के तौर पर बताना चाहते हैं, लैंड यूज चेंज करने का अगर कोई मैटर है, सेक्शन 80 का प्रोसेस है, पहले 143 का सेक्शन होता था पहले वाले रेवेन्यू कोड में, अभी वर्तमान के रेवेन्यू कोड में सेक्शन 80 का प्रोसेस है। सेक्शन 80 के प्रोसेस में यदि एसडीएम महोदय चाहें तो उस प्रोसेस में रिपोर्ट मंगाने के बाद त्वरित उसका निस्तारण कर सकते हैं। लेकिन वो भी लिंगरान इसलिए होता है कि प्रशासनिक कार्रवाइयों का दायित्व भी उप जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष होता है। धर्मेंद्र जी, आपको मैं यहाँ रोकना चाहूंगी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है और राम है इंदौर से। राम जी, सवाल पूछिए अपना। 3 बच्चे की माँ दवाई ने भगा दिया साहब, साल भर से हम परेशान है सर, हमें कोई रास्ता बताइए काम का, क्या करें सर हम? राम जी, सवाल अपना स्पष्ट करिए, फिर से सवाल पूछिए। सर हमारी लड़की का घर बिगड़ गया, पति ने घर से भगा दिया है, 3 बच्चे की माँ है, बच्ची 6 महीने से परेशान है सर, अब क्या करें, हमको कोई रास्ता बताया जाए। देखिए, आपकी पुत्री को उनके पति द्वारा यदि घर से निकाल दिया गया है और शादी का जो समय है वो 7 साल तक है, तो आप निश्चित रूप से अपने पति, मतलब आपकी जो पुत्री के पति हैं, उनके खिलाफ लीगल प्रोसेस में जा सकते हैं। आपके दामाद की जो इनकम है उसके अकॉर्डिंग आपकी पुत्री अपने रहने के लिए, अपने भरण पोषण के लिए, अपने जीवन यापन के लिए और अपने बच्चों के जीवन यापन के लिए राइट जो उसका है उसको क्लेम कर सकती है। इसमें डीवी एक्ट को प्रेफर करना चाहेंगे हम, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में वो अपने प्रोसेस को कर सकती है। सेक्शन 12, सेक्शन 18, 19, 20, 21 के जो प्रोविजंस हैं, इसमें आपकी पुत्री और उनके बच्चों को न्यायालय के द्वारा बेनिफिट मिल सकता है। साथ ही साथ आप 498A के जो प्रोसेस हैं, यदि उन्होंने कोई दहेज की मांग कभी आपसे की और इस कारण से आपकी पुत्री को हटा दिया है, तो निश्चित रूप से आप उनके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। वो जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होगी उसमें 498A के साथ साथ अन्य प्रताड़ना के जो फैक्ट हैं, अगर आप एफआईआर में वो लिखते हैं तो वो सेक्शन भी साथ में ऐड किए जाएंगे। आप ये 2 प्रोसेस कर सकते हैं। अगर हम तीसरे प्रोसेस की बात करते हैं तो आप सीआरपीसी में 125 के जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में भी आप परिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं पारिवारिक न्यायालय में, और आपके दामाद की जो इनकम है उस दामाद के इनकम के अकॉर्डिंग आप अपने पुत्री और पुत्री के जो बच्चे हैं उनके भरण पोषण के लिए राइट क्लेम कर सकते हैं, यानी अपने अधिकार पा सकते हैं। तो आपको मेरी सलाह है कि किसी अच्छे एडवोकेट के माध्यम से आप ये प्रोसेस माननीय न्यायालय के समक्ष करें। आपको अभी जो ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग इस तरह के मेट्रोपोलियन केसेस में न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शीघ्र निस्तारण कर रही है। इस तरह के मामलों को लंबे समय तक चलाने का जो पहले तरीका था वो अब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसमें मीडिएशन के भी प्रोसेस हैं।
इस तरह के मैटर्स में जो मध्यस्थता की कार्रवाई होती है उसमें भी लड़की को रिलीफ तुरंत मिल रहा है, क्योंकि मीडिएशन में फीमेल के फेवर की जो लॉ है वो फीमेल के फेवर का है। तो निश्चित रूप से मीडिएशन में भी जाएंगे तब भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आपको लीगल प्रोसेस में तुरंत जाना चाहिए और आपके बेटी के जो लीगल राइट हैं उनको इस्टेब्लिश करते हुए उसको बेनिफिट दिलाना चाहिए। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, मनोज है बहराइच से। मनोज जी, सवाल पूछिए अपना। वकील साहब, मेरा सवाल ये है, मैंने एक प्लॉट लिया था करीब आज से 5-6 साल पहले। तो वो प्लॉट हमने प्रॉपर्टी डीलर से लिया था। वो प्लॉट चूंकि किसी और के नाम से था, लेकिन प्रॉपर्टी डीलर उसको प्लॉटिंग करके बेच रहा था। तो मैंने उसको प्लॉट को खरीदा। उसके बाद कुछ टाइम बाद हमें बैंक से नोटिस आया कि इस जमीन पे करीब 16 लाख 18 लाख रुपए अभी लोन है, तो आप इसको लोन, आप लोग उस पर प्रेशर बनाइए लोन चुकता कराने के लिए, नहीं तो आप लोगों से रिकवरी की जाएगी। तो वकील साहब, हम लोग तब से परेशान है, ना तो वो लोन जमा कर रहा है और ना ही हम, कई सारे प्लाट होल्डर हैं जो वो परेशान हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमारी रजिस्ट्री हो गई है, पेपर हमारे पास सारे हैं, तो हमारा प्लाट सुरक्षित है या नहीं है? देखिए, आपका जो प्लाट है उस तरह के और भी प्लाट होंगे जिन प्लाटों को वहाँ पर परचेज करने वाले व्यक्ति ने बड़ी मुश्किल से यानी गाढ़ी कमाई से परचेज किया होगा, और जो सेलर है जो वहाँ पर लैंड को डेवलप करके आपको प्लाट उन्होंने एक स्पेसिफिक सीमांकन के साथ आपको सेल किया है, तो उस प्लाट का स्वामित्व तो आपके पास ट्रांसफर कर दिया है। आपने बैनामे के बाद अपना म्यूटेशन भी रिकॉर्ड में, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा या जो नगर निगम का रिकॉर्ड होगा, वहाँ दर्ज करा लिया होगा। अगर ऐसा ना कराया हो तो आपको उस प्रोसेस में जाके वो भी कराना चाहिए, यानी म्यूटेशन का प्रोसेस आपको कंप्लीट कराना चाहिए। अब पूरी ज़मीन पे जो लोन की बात है, यानी उस ज़मीन को बैंक में आपकी सेल डीड के बाद अगर प्लेस किया गया है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है, लेकिन सेल डीड से पहले अगर उस पर कोई लोन लिया गया है तो निश्चित रूप से बैंक को उस जमीन को ऑक्शन करके या आप लोगों से, जो वहां पर आप लोगों से डायरेक्ट बैंक रिकवरी नहीं कर सकती है। बैंक तो आपको जो सलाह दे रही है उसके अकॉर्डिंग जिस व्यक्ति ने लोन लिया है या जो उसके गारंटर थे उनसे ही रिकवरी कर सकती है। आपको जो सेलर है उसके द्वारा ये एक इलीगल एक्ट किया गया है, ये एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग की गई है। निश्चित रूप से इसमें उसके खिलाफ आपको क्रिमिनल प्रोसीडिंग को देखते हुए एफआईआर पंजीकृत करानी चाहिए। तो उस एफआईआर के पंजीकृत होने के बाद वो दबाव में बैंक के पैसे दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट में सिविल प्रोसेस में भी जा सकते हैं। सिविल प्रोसेस में जाके इस बात का एक मैंडेटरी इंजंक्शन न्यायालय से सीख करें, इस तरह का रिलीफ सीख करें कि जो बैंक से लोन लिया गया है वो पूर्व में सेलर ने लिया है, और आपको जो बैनामा किया गया उसमें लिखा है सेलर ने कि हर बैनामे में, मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं, हर बैनामे में ये एक सेट फॉर्मेट होता है, लिखा ही जाता है कि सेलर ने जो प्रॉपर्टी सेल की है उस पर कोई भी भार या दायून नहीं है, यानी कहीं भी वो बंधक नहीं है, कहीं किसी ने उसको किसी के स्वामित्व में नहीं है, स्वामित्व में कहीं कोई डिफेक्ट नहीं है। ये सारे कंटेंट्स डॉक्यूमेंट में लिखे जाते हैं। तो उन डॉक्यूमेंट का कहीं ना, उस डॉक्यूमेंट में लिखे गए कंटेंट का कहीं ना कहीं सेलर ने ब्रीच किया है, यानी उसने एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग की है, उसके खिलाफ एफआईआर तो कर सकते हैं आप। इसके साथ ही साथ आप सिविल प्रोसेस से उसकी देनदारी फिक्स करा सकते हैं। आप प्लेंटिफ बने, उस व्यक्ति को जिसने आपको सेल किया उसको डिफेंडेंट बनाएं, साथ ही फॉर्मल पार्टी के रूप में बैंक को भी आप पार्टी बना सकते हैं डिफेंड नंबर 3 के रूप में, और आपका जो फिजिकल पोजीशन है आपकी प्रॉपर्टी पे उस पे आपको ट्रायल के दरमियान डिस्पोजेस न किया जाए, इस बात का आप कोर्ट से इंजंक्शन यानी निषेधाज्ञा का आदेश भी प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रोसेस आपको रिलीफ दिलाएगा। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, और शिवानी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए। तो आप सभी कॉलर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया, और उम्मीद करते हैं कि आपको सभी सवालों के यहाँ पर जवाब मिले होंगे। तो इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही, फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।